नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आ रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके लिए परसेंटेज चैप्टर लाया हूं। इसी प्रकार से मैं अनुपात का चैप्टर ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए, फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, ट्रिक रिवाइज हो जाए और सारी की सारी कंसेप्ट, सारी की सारी थ्योरी, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है सब रिवाइज हो जाए जो परसेंटेज पे बनते हैं। ठीक है, ऐसी मैंने रेशो का कराया था आपको। बेसिकली एक ये रिवीजन के लिए है कि सारी प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाए। ठीक है, हम कुछ भी भूले ना, इस चीज के लिए क्लास है ये। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। एक एक चीज को देखेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखना, आपका कोई हिला हुआ है तो वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं। कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे जो आपको कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगे। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है हमारे सामने, ये कॉन्सेप्ट क्या है? 1% और 10% का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1% और 10% का, कई बच्चों को यही कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। ठीक है, देखिए परसेंटेज मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझो, फिर मैं इस पे आता हूं। आप जो लिखते हैं परसेंटेज, परसेंट यानी 100 में से 1। ठीक है, और अगर x% है तो इसका मतलब होता है 100 में से कितने, यानी x। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज को कंपेयर करने के लिए हमें परसेंटेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने रेशो में आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, परसेंटेज हम पढ़ते क्यों हैं? कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन इजीली हो जाता है। स्कूल में भी परसेंटेज दी जाती है हमेशा, जिससे कि ये पता लगे कि 100 में से बंदे का क्या स्टेटस चल रहा है। ठीक है, 90% नंबर आए, 95% नंबर आए, कुल मिला के 80% नंबर आए, यानी 100 में से 80 के लेवल पे ये बंदा है, 100 में से 90 के लेवल पे ये बंदा है। परसेंट यानी परसेंट, यानी किसके कंपैरिजन में? 100 के कंपैरिजन में। किसी के 100% आए हैं तो यानी पूरा लेवल पे बंदा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना 1% और 10% का कॉन्सेप्ट। भाई 1% और 10% का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कोई भी एक नंबर है मेरे सामने 215। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे हैं कि पूरी पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, पर जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाली चीजें वो पढ़ के नहीं जाते हैं। जैसे कि 1% और 10% का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लिया मेरे को क्या करना था, 215 का 11% निकालना है। भाई मुझे 1% ही नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी ना। मेरे को पता है कि अगर मेरे को इसका 10% निकालना है, 11% का मतलब क्या है? 10 + 1। ठीक है, ये आंसर के अंदर बहुत काम आता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। 10% का मतलब है एक अंक का दशमलव लगा दो। दशमलव अभी कहां पर है? यहां पर 215 या 215.0। अब 10% का मतलब है एक पॉइंट आगे ले जाओ, ये आ गया। और 1% का मतलब है 2 पॉइंट आगे ले जाओ, तो 2.15 आ गया। अब देखो कितनी आराम से मैंने इसका 11% निकाल लिया। ठीक है, 11% मेरे सामने है। ठीक है, कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, पहले ऑप्शन में लिखा है 51%, दूसरे में लिखा है 53%, तीसरे में 54%, 55%। ठीक है, अब मान लेते हैं, बात को समझना, मेरी एक कैलकुलेशन आई, नीचे लिखा है 412 और ऊपर लिखा है 208। बात को समझना, ठीक है, बात को समझना। अब ये कैलकुलेशन करते करते ना धागे खुल जाएंगे बच्चे के, गुणा 100 करेगा, काटेगा। उसको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भैया 412 है, इसको अगर मैं लिखूं इसका आधा 412 का, क्योंकि सारे ऑप्शन 50% के करीब हैं, प्लस कितना बचा? 2।
ठीक है, अब ध्यान से बात समझना भाई, 206/412 प्लस 2/412, ये कितना है? ये 50% है। ये कितना है? अब भाई ये कैलकुलेट नहीं करना हमें, आप ध्यान से देखिए 412 अगर है, ठीक है, अगर यहां पर 412 लिखा है तो भैया 1% कितना होगा? 4.12%। 4.12 है वो 1% के बराबर होगा, तो 2 किसके बराबर होगा? 2 लगभग इसका आधा है, यानी 0.5, यानी मैं ये बोलूंगा इसका जो आंसर आएगा 50.5% के करीब आने वाला है। यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, 1%, 10%, इन वैल्यूज का इस्तेमाल, ठीक है, इसलिए इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैं 51% वाला आंसर मार दूंगा कि लगभग 51% आंसर आएगा, मैं गुणा करके 100 करके डिवाइड करके आंसर थोड़ी निकालूंगा मैं इसका, ठीक है। तो आइए यही देख लेते हैं, कोई भी नंबर अगर है उसका 1% और 10% का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 1% के लिए लास्ट 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है, 10% के लिए लास्ट 1 डिजिट के बाद। अब जैसे मेरे को नंबर दे रखा है 215, यहाँ 1% निकालना है, दशमलव यहाँ आ गया 2.15, 21.5 इसका 10% हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 430 है, 4.3 हो गया, 1%, 43 हो गया 10%। 3213 है, तो दशमलव यहां से अगर यहां आ जाएगा, यहां नहीं यहां 32.13, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1% हो जाएगा। अगर 10% निकालना है तो 3321.3, ठीक है, दशमलव 1 पॉइंट आगे चला जाएगा। यहां देखिए 1 पॉइंट आगे करोगे तो 10% आ जाएगा, 2 पॉइंट आगे करोगे तो 1% आएगा। अब और छोटी ले लीजिए 0.07, 1 पॉइंट आगे करोगे तो 10%, 2 पॉइंट आगे करोगे तो 1%। ऐसे 58 का देखो, 2 पॉइंट आगे करोगे 0.58, 1 पॉइंट करोगे ये आ गया। तो आपके दिमाग में अब 1%, 10% छप जाना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अपनी अगली प्रॉपर्टी पे आऊंगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है? ये बहुत सारे बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं यहां वहां सब जगह से, उनको यही नहीं पता होता क्या 25, देखिए 100% का मतलब क्या है? क्या है 100% का मतलब? 1 है 100% का मतलब, है ना? 100% का मतलब 1 हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, परसेंट का मतलब है क्या? 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के पहले, बाद नहीं पहले, ठीक है। अब बच्चों को 25% पता है, 1/4 पता है, पर ये नहीं पता कि 25% का मतलब 0.25 ही है, ठीक है। अब मैंने बोला 3 का 25% निकालो। अब कई बच्चे क्या करेंगे? 3 गुणा 1/4, ठीक है, फिर इसे सॉल्व करेंगे 3/4। अरे भाई 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब है 0.25, तो 25 दिया 75 हो गया, खत्म, ठीक है। और 25 छोड़िए, जैसे 62.5% है, 62.5% का मतलब क्या है एग्जैक्टली? 0.625, दशमलव को 2 पॉइंट आगे ये आ गया। 14.28 का परसेंट का मतलब क्या है? 0.1428। 200% का मतलब क्या है? 2.0, दशमलव 2 पॉइंट आगे। 213% का मतलब क्या है? 2.13। 5% का मतलब क्या है? कई बच्चे 5% ही नहीं निकाल पाते। 5% का मतलब होता है 0.05 से गुणा करना। ये मैंने ये बताया किस चीज से गुणा करना है, इसका मतलब भाई 5% है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, किसी से मैंने बोला 2 का 5% निकालो, अब ये कैलकुलेट करने लग जाएंगे, अरे भैया इतना करना ही नहीं है, 0.05 है तो 0.10 आ जाएगा, खत्म, सीधा आ जाएगा। तो आपको यही समझना है 150% निकालना है किसी नंबर का। मैंने बोला 36 का 150% निकालो, बच्चे क्या करेंगे? 150% कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। 50% ये होता है, 150% उसका 3 गुना हो गया, 3/2 किया, आंसर निकाल। अरे भैया इतना नहीं करना, 150% का मतलब क्या है? 1.5 गुना, खत्म। तो 36 का आधा क्या होता है? 18, और 36 एकम क्या होता है? 36। 36 और 18 54 हो गया, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। 250% निकालना है, 2.5 गुना करना है। 77% 0.77 से गुणा करना है। 4% 0.04, 300% 3 गुना।
तो आपको सबसे पहले 1% 10% पता होना चाहिए, ठीक है, वो कैलकुलेशन में काम आता है। दूसरा ये भी जगह जगह कैलकुलेशन में काम आता है। किसी ने बोला 30% निकालना है 75 का, अब 75 का 30% का मतलब क्या है, 0.3 से गुणा करना, खत्म, सीधा यही तो है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब 6.25% है, इसका मतलब क्या है, मैंने बोला 3 का इतना निकालो 6.25%। अरे भाई साहब क्या हो गया, सॉल्व करना पड़ेगा, ये करना, अरे भाई इसका मतलब क्या है, 0.0625 है इसका मतलब, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो 625 का 3 गुना क्या होता है, 1875, 4 अंक के बाद दशमलव आएगा, आंसर आ जाएगा, खत्म। अब ये थोड़ी है कि 6.25 को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, नहीं। आपके दिमाग में ये भी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। 50% 0.5, 40% 0.4, बात बात पे फ्रैक्शन में थोड़ी कम पे कन्वर्ट करना होता है, 0.35। किसी ने बोला 550%, 5.5 गुना 5.5, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके बिना पूरा गणित अधूरा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एक होता है 100%, ये आपको याद करना होगा पूरा, ठीक है। एक तो हमें पता है 100% होता है, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। एक होता है हमारा 100%, 1/2 क्या हो, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, परसेंटेज है। 1/2 इसको अगर आधा किया तो इसका भी आधा हो जाएगा 50%, इसको अगर 3 से भाग किया तो ये भी 3 से भाग हो जाएगा, 33 1/3%, ठीक है। 1/4 25%, 1/5 20%। अब भैया ये भी तो ध्यान रखिए, 25% का मतलब 0.25, यानी 1/4 ये है, 1/5 ये है, ठीक है। 1/6 16 सही 2/3%, या जिसको हम 16.666% भी बोलते हैं। इसी तरीके से 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, ठीक है। ये सारी परसेंटेज बनती है। अब आपको एक बहुत प्यारी चीज दिखाऊं, ध्यान से देखना, हमेशा ध्यान रखिए, एक के नीचे कुछ भी आया, मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, अगर y है तो x इंटू वाई 100 के बराबर होना चाहिए, खत्म। कोई सी भी परसेंटेज उठा लेना, जैसे ध्यान से देखना, अभी से ऑब्जर्व करना। एक के नीचे क्या है, एक को किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए, 100 से। 2 को किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए, 50 से। 3 को किससे करूं, 33 1/3 से, ठीक है। 3 को गुणा करो 99, 3 को गुणा करो 1, देखो 100 बन गया, सब में 100 बनेगा, ठीक है। 4 को किससे गुणा करूं, 25 से। 5 को किससे करूं, 20 से। 6 को किससे करूं, 16 से, ठीक है। 7 को किससे करूं, 14 2/7 से, ठीक है भाई। तो सभी का प्रोडक्ट आपको 100 मिलेगा, 10 धाम 100, 11 को इससे करोगे 100, 12 को इससे 100, 15 को इससे 100, 14 को इससे 100, 13 को इससे 100, ठीक है। अब ये तो कुछ बेसिक आ जाते हैं, इसी में ही ये भी आ जाते हैं भाई, ठीक है, इस तरीके के। अब इस तरीके में क्या है भाई, अब जैसे 16 वाला था, 16 वाला भी आ गया, 17 वाला भी, 18 वाला भी, 19 वाला भी, 20 वाला भी, 24 वाला भी, ठीक है, 25 वाला भी। अब कुछ चीजें ऐसी आती हैं भाई जो आपकी डिराइव्ड होती है परसेंटेज, वो सीधी नहीं होती। जैसे बात समझना, मेरी बात समझना, 1/12 आपने पढ़ा क्या, 8 सही 1/3%, या 8.33%, ये 1/12 होता है। अब इसकी पूरी फैमिली है भाई, ठीक है। 1/12 से शुरू होगी, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 7/12, 8/12, 9/12। जो नहीं कटने वाले हैं, जैसे 2/12 कट जाएगा, 3/12 कट जाएगा, 4/12 कट जाएगा, बचा 5/12, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाती है।
अब 5/12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। भाई 5 से इसे गुणा किया 5/3, 5/3 का मतलब है 2/3 और 1 बच गया, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 41 सही 2/3%। अब 6/12 कट जाएगा 7/12, 7/12 का मतलब क्या है, इसे 7 से गुणा करना, तो पहले इसे गुणा करते हैं 7/3, 7/3 को 7 को 3 से भाग करोगे 2 बारी में जाएगा, 1 बचेगा 3 से भाग करने पर। अब 2 तो दिमाग में रखो, 7 अट्ठे 56 और 2 58, तो देखो ये आ गया, ये लिखा है। ठीक है, ऐसे यहां देखो 1/11 क्या होता है, 9 सही 1/11% होता है। ठीक है, अब इसकी पूरी फैमिली बनती है 2/11, 3/11, 4/11, जैसे यहां दे रखा है 5/11, तो 5/11 का मतलब क्या, ये भी 5 से गुणा, ये भी 5 से गुणा, 45 और 5, 45 और 5, ऐसे इनकी आप पूरी फैमिली बना सकते हो और वो याद करनी होगी आपको घर पे। ठीक है, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है जी, अब मैं इनका यूज बताता हूं कहां होता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिए, ठीक है, जहां हम इन्हें यूज करते हैं। अब ये आपको याद होना चाहिए, 14 सही 0.28% निकालूंगा तो दिक्कत होगी। ये याद करने का फायदा क्या है, सीधा आ जाएगा 1/7, सीधा आ जाएगा 1/8, सीधा आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 100, तो 160 आंसर हो गया। देखिए, और अगर मेरे को इनकी फ्रैक्शन नहीं पता है तो क्या ये निकालना इतना आसान होगा, जी नहीं होगा। ठीक है, ये आसान नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां देखिए 10% निकालना है, 10% मैंने आपको क्या बताया था, 0.1 पॉइंट आगे 4.5 हो गया। यहां देखिए इसका मतलब क्या होता है, 1/11 होता है इसका मतलब, ये याद करना पड़ेगा, तो ये 8 आ गया। 8.33 क्या होता है, 1/12 होता है, ये याद करना पड़ेगा, 5.5 आ गया। तो ये कितना हो गया, 10, 18 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए उनका फायदा देखिए, जो हमने पढ़ा है कई बार देखिए सीधा सीधा आ जाता है, जैसे यहाँ सीधे सीधे थे 1/a 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 1/a। अब भाई जरूरी नहीं हर बार सीधे हो, ऐसे भी आ जाती है कैलकुलेशन। अब 37.5, अब 37.5 से ये देखो, क्या आपने 37.5 का कोई टाइप पढ़ा है, किसी चीज को गुणा करके आ जाए, 12.5 का 3 गुना, तो ये हो गया 3/8, 12.5 होता है 1/8, तो वो फैमिली याद करनी जरूरी है। अगला देखिए 57 1/7, इसे हम बोलते हैं 4/7, 14 सही 2/7 का 7 गुना, ये याद करनी पड़ेगी। अगला देखिए 87.5, 12.5 का 7 गुना, 12.5 होता है 1/8, ये हो गया 7/8। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3/8 का मतलब क्या हो गया 15, 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया 3 चौक 12, ये कितना हो गया 28, तो 28 और 15 43, 43 में 12 गया 31, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात ये बताई जा रही है कि इन्हें पढ़ने की जरूरत क्यों थी। ठीक है, अब देखिए मेरे को ये सब नहीं पता है, तो ये कैलकुलेशन तो होने से रही। ठीक है, तो ये याद भी करने पड़ेंगे, हर एक की फैमिली होती है, 1/8 की पूरी फैमिली, 1/7 की, 1/9 की, 1/11 की। ठीक है, अब जैसे ये देखिए 25% ऑफ 200, 25% क्या होता है 1/4 यानी 50 आ गया। 20% क्या होता है 1/5 यानी 30 आ गया। 16.66 ये क्या होता है 1/6 होता है, तो ये 30 आ गया। तो 50 मेरा आंसर हो गया कितनी जल्दी, अगर मुझे पता है तो। चलिए अब मैं आता हूं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब ये तो आपने सिंपल परसेंटेज देख ली कि भाई 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 12 13 14, ठीक है, ये सब देख लिया आपने। फिर आपने इनकी भी फैमिली देख ली। ठीक है, कि भैया 1/4 अगर है, 1/4 अगर है तो इसकी पूरी फैमिली है 2/4 3/4 4/4, 4/4 तो एक ही हो जाता है। 1/5 अगर है तो 2/5 3/5 4/5, 5/5 वापिस एक हो गया। 1/7 अगर इसकी पूरी फैमिली है 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7
जब तक ये नंबर 1 नहीं आ जाता। 1 के बाद फिर 100 प्लस बन जाती है। ठीक है, तो सबकी फैमिली है, ये आपने पढ़ लिया। पर कुछ परसेंटेज पेपर में ऐसी आती हैं जो धागा खोल देती हैं, किसी फैमिली से नहीं होती, वो 2 फैमिली मिलाकर परसेंटेज बनाई होती है। जैसे कि यहां पर लिखा है सम डिफिकल्ट कन्वर्जन। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 108.33% दे दिया पेपर में, जो हमें नहीं पता कि कितना परसेंट होता है, पर हमने दिमाग लगाया कि कौन सी ऐसी 2% है जो हम जानते हैं, जिन्हें जोड़ या घटा के हम इसे बना सकते हैं। तो हमने देखा 100 प्लस 8.33, 100% क्या होता है 1, और 8.33 होता है 1/12, तो ये आ गया 13/12। तो यानी 108.33 को आप 13/12 लिख सकते हैं, पर वैसे हमें याद नहीं है। ठीक है, ऐसी और देखिए 191.67, अब ये भी याद नहीं है भैया, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने देखा 200 में से क्या घटाएं, 200 में से 8.33, 200 क्या होता है 2 होता है, 8.33 क्या होता है 1/12, इसे सॉल्व किया ये आ गया। इसी तरीके ये देखिए 393.33 है, किसी फैमिली का नहीं लग रहा हमें, पर हमें पता है जो राउंड ऑफ करके 400 के करीब है, तो इसलिए 400 माइनस 6.66 करेंगे। 400 का मतलब 4, मैंने बोला था ना 100% मतलब 1, 200% मतलब 2, 300% मतलब 3, फ्रैक्शन में 6.66 हो गया 1/15, सॉल्व किया ये फ्रैक्शन बन गई। तो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन ये बन गई। ठीक है, ऐसे आपके सामने और एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे आप ये देखो 44.28, पता ही नहीं लग रहा क्या है, पर 0.28 से पता लग रहा है कि भाई हाँ 14.28 तो पड़ा है कहीं ना कहीं। तो 30 प्लस 14.28, 30 का मतलब हो गया 3/10, इसका मतलब हो गया 1/7, जोड़ा तो यह आंसर आ गया फ्रैक्शन के अंदर। तो कोई भी परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग वाली बेसिक को भी हमने फ्रैक्शन में किया, फिर उनकी फैमिलीज को भी फ्रैक्शन में पढ़ा, फिर उसके बाद उन फैमिलीज को आपस में मिला के जो परसेंटेज बनती है उसे भी फ्रैक्शन में पढ़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कुछ एक सवाल दे रखे हैं मेरे को यहां पर, अब 108.33% में 1200 का निकालूं तो वो इतना आसान नहीं होगा, पर मेरे को पता है 108.33 का मतलब क्या है 100 यानी 1, 8.33 मतलब 12, 1/12, तो ये हो गया 13/12। तो अगर मैं 13/12 निकालूं 1200 का, तो देखिए कितना आसान हो गया, ये 1300 आंसर आ गया। है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर जब आप पूरी बेसिक सारी अच्छी से जाने। ठीक है, अभी 393.33 आ गया, जो हमने अभी पढ़ा था 400 माइनस 6.66%, फ्रैक्शन में क्या होगा 4 माइनस 1/15, 60 माइनस 1, 59/15, और ये क्या है 4500। तो देखिए कितना आसान हो गया 300, यानी 3 से गुणा करता हूं 150 और 9 × 27, 177, आगे 2 जीरो। क्या मैं वैसे गुणा करके निकाल सकता था इसे? जी नहीं, इसीलिए इनको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28.33, 8.33 से नजर आ रहा है कि मैंने 8.33 पढ़ा है और 20 पढ़ा है। ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/12, ये है परसेंटेज में, फ्रैक्शन में ये हो जाएगा। तो 12 और 5 17, 17/60, तो मैं इसे लिख सकता हूं 17/60, और ये है मेरा 1800, तो ये आ गया 17×3 = 51 यानी 510। ठीक है, 510 आ गया। अगला देखिए 1400 है 44.28। अब भाई 44.28 तो नहीं पता, पर मेरे को 14.28 जरूर पता है, उसके अंदर 30 जोड़ देते हैं परसेंटेज में, तो ये आ जाएगा। 14.28 क्या होता है 1/7, 30% क्या होता है 3/10, तो 10 और 21, 31 हो गया बटा 70। 1400 से गुणा करेंगे 20 बारी में जाएगा, 620 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी बताया गया कि जरूरत क्या है पढ़ने की, जरूरत ये है पढ़ने की। ठीक है जी, चलिए अब मैं आता हूं एक वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है ये। वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है भैया? अब दिखने में तो ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर जब हम इसे लगाने जाते हैं तब पता लगता है हाँ यार इसमें बड़ी बात तो है। ठीक है, x% ऑफ y लिखा हो कहीं या y% ऑफ x लिखा हो,
या XY/100 लिखा हो, बात एक ही है, क्योंकि परसेंटेज को आप लिखते हो 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। परसेंटेज को लिखते हो 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो x की y से गुणा करें या y की x से गुणा करें, बात एक ही है, नीचे तो 100 ही है। तो ये तीनों चीजें एक होती हैं। इसका मतलब परसेंटेज किसी पर भी हो लेकिन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, आंसर सेम ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात का मतलब। ये मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, इन सब का आंसर सेम है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्या सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। 100 इंटू 12 क्या आता है, 1200। तो प्रोडक्ट चेक करिएगा, सब में 1200 आ रहा है, अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो आंसर सेम आएगा। 100 बात की एक बात, यही तो कह रहा है ये, x इंटू वाई, एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स वाई। तो अगर प्रोडक्ट सेम है तो आंसर सेम है। परसेंटेज को चाहे आप इधर लगा लो या उधर लगा लो। तो आप देखो ध्यान से, 1200। अब मैंने क्या करा, इसको आधा कर दिया। जब इसे आधा किया है तो इसे डबल करना पड़ेगा, इसे आधा किया है तो इसे डबल करना पड़ेगा, इसे आधा किया है तो इसे डबल करना पड़ेगा अगले को। ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट सेम रहेगा, और प्रोडक्ट सब में 1200 ही है। अब आप देखिए, इसे मैंने डबल किया तो इसे आधा करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे देखिए, इसे डबल किया तो इसे आधा कर दिया, इसे। अब यहाँ देखिए क्या है, 12% ऑफ 100 है यहाँ, यानी परसेंटेज का साइन इधर से इधर लगा दिया। ठीक है, 24% ऑफ 50, 50 के साथ लगा होता या 24 के साथ लगा होता, बात एक ही है। जब तक प्रोडक्ट सेम आएगा आंसर सेम आएगा। परसेंटेज का साइन आप इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो। ठीक है जी, 100 बात की एक बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला देखिए। ध्यान से देखिएगा, अब इसका एग्जाम में क्या यूज है भैया, पढ़ा तो दिया x% y का, y% x का, सब जगह लिखा होता है XY/100। यूज कोई बताएगा नहीं, यूज आपको खुद करना होगा। जैसे कहीं पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, 16% और 50 है भैया, 16% 50 का निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर वहीं अगर मैं ये परसेंट का साइन उठा के यहाँ लगा दूं, देखो तो कितना आसान हो जाएगा। भाई 50% निकालना आसान है 16 का। ऐसे ही अगला देखो, ये लिखा है 8.2% ऑफ 300, ये निकालना मुश्किल है, पर परसेंट का साइन अगर मैं 300 के साथ लगा दूं तो हमें पता है 300% का मतलब क्या होता है, 3 गुना। तो 8.2 का 3 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ सोच पे निर्भर है। अगला देखिए, 400% ऑफ 52.7, इसे मैं लिखता हूं ऐसे, 52.7% ऑफ 400, मेरे को ये निकालना है। वहीं अगर मैं इसे 400% ऑफ 52.7 देखूं तो आसान लगेगा, 4 गुना ही तो करना है इसका। ऐसे यहां देखिए 55% 900 का, या मैं ये परसेंट को इधर लगा दूं और देखूं 9 गुना 55 का, वो ज्यादा आसान दिखेगा। 64% 62.5 का, मजाक है क्या, नहीं। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, जो पढ़ा है परसेंटेज को इधर ले गया, इधर इसलिए ले गया क्योंकि ये जो है मेरे को फ्रैक्शन में पता है 5/8 होता है, 5/8 से गुणा किया, आंसर आ गया। वैसे 40 आएगा क्या इतनी आसानी से, नहीं आएगा। तो हल्का सा परसेंटेज से इधर से उधर, अब जैसे 72% निकालना है इसका, अरे बाप रे, परसेंट को यहां लगा दिया मैंने, ये मुझे पता है क्या होता है 11/12, तो 11/12 किया 72 का 66 आ गया। देखिए सेकंडों में, क्या 66 इससे वैसे ला पाओगे क्या आप, नहीं ला पाओगे। इसलिए बहुत काम की प्रॉपर्टी, ये कहीं लिखी नहीं होगी, आपको अप्लाई करनी है, आपको अपनी कैलकुलेशन में खुद इधर उधर एडजस्ट करके परसेंटेज को, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना होगा। ठीक है, चलिए अगली चीज पढ़ते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला फॉर 2 चेंजेस। भाई 2 बदलाव अगर आ रहे हैं किसी चीज में, वो बढ़ोतरी के हों, घटोतरी के हों, किसी के भी हों भाई, तो एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है x + y + xy/100, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, नेट निकालने के लिए। अब ये भी हो सकता है एक चीज बढ़े दूसरी घटे, तो जो घटेगा उसकी जगह माइनस साइन आ जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ तो दोनों बड़े हैं तो प्लस का ही है। अब y घटा है, y घटा है तो y की जगह नेगेटिव आ गया, y यहाँ पर भी है, यहाँ भी नेगेटिव आ गया। यहाँ देखो दोनों ही घटे हैं, तो ये x नेगेटिव y नेगेटिव, ये प्लस हो गया। ठीक है,
एक घटा है एक बढ़ा है, एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव हो गया, वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। तो हमें ये ध्यान रखना होता है बस, ठीक है। और जो घट रहा होता है उसकी जगह माइनस साइन लगा देता है, हमें ये पता है। पर ये जानने के बाद आप इसे आसानी से और कैसे यूज कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अगली बार से आप कभी भी दो लगातार परसेंटेज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जो बोर्ड पे लिखा है वो तो हो गई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। मेन चीज ये कि आप ये ध्यान रखें कि जब एक्स वाई 100 बनेगा तब 100 बटा 100 एक आएगा, ठीक है। तो बेसिक फोकस हमारा होना चाहिए एक्स वाई पे कि गुणा करके क्या आ रहा है उसे 100 से भाग करना है। एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने जो मैंने रखे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 10% का इंक्रीमेंट 15% का इंक्रीमेंट, तो मैंने आपको क्या बोला, आपको किस पे फोकस करना है, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट कितना आया 150, 150 बटा 100 क्या होता है 1.5, 1.5 तो आया एक्स वाई वाले पार्ट से, टोटल कितना आएगा। अब x प्लस वाई करना है, 15 प्लस 10 25, तो 26.5 आ जाएगा, ये नेट हो गया। तो आपको एक्स वाई बटा 100 वाला भाग दिमाग में ही निकालना होता है, वो लिखना नहीं होता। और ये भी आपको दिमाग में निकालना होता है क्योंकि ये तो सामने लिखा ही होता है, हम सीधे ही ऐड कर सकते हैं, सीधे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, मान लेते हैं ये है, जब एक बढ़ता है एक कम होता है तो नेगेटिव साइन आएगा एक्स वाई के साथ, ठीक है। तो एक्स वाई कितना आ गया 200 बटा 100 यानी 2, यानी 2 घटेगा। किस में से घटेगा 2, यहां प्लस होगा जी नहीं, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, 20 में से 10 गया 10 आ गया, और 10 में से 2 गया 8 आ गया, खत्म। अब किसी को शौक है लगातार फॉर्मूले लिखने का तो बात अलग है भाई, मैं एक एक करके सारे बता रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, यहां 20 की कमी है 25 की भी कमी है। अब ये तो पता है जब दोनों ही कमी है तो आंसर कमी में ही आएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे भैया, हम एक्स वाई बटा 100 निकालेंगे। एक्स वाई बटा 100 क्या आ गया 25 दूनी 50, 500 बटा 100 यानी 5। तो 5 को घटा देंगे किस में से, 20 प्लस 25 45 माइनस 5 यानी 40। तो 40% की क्या आएगी, कमी आएगी। भाई जब दोनों ही कमी है तो कमी आएगी, जब दोनों बढ़ोतरी है तो बढ़ोतरी आएगी। इसमें क्या आया, इसमें बढ़ोतरी आई क्योंकि 20 माइनस 10 10 आया था और 10 में से हमने 2 घटाया था तो पॉजिटिव आंसर आया था, ठीक है। ऐसे यहां देखिए भाई 50 30 कितना होता है, 50 इंटू 30 1500 होता है, 1500 को 100 से भाग करेंगे 15 आएगा, तो 15 घटाएंगे किस में से, नीचे का मतलब क्या है -50, -50 -15 -65 प्लस 30 -35, -35 का मतलब है 35% की क्या हो गई, कमी हो गई। सारा दिमाग में किया है। डिक्रीजमेंट मतलब नेगेटिव साइन, इंक्रीमेंट मतलब पॉजिटिव साइन। एक्स वाई बटा 100 दिमाग में निकालना है, वो घटाना है अगर साइन अपोजिट है, ऐड करना है अगर सेम है, ठीक है। जैसे सेम है, यहाँ क्या है, यहाँ सेम में हमने ऐड नहीं किया, यहाँ घटाया क्योंकि हमने नेगेटिव साइन ही ले लिया अपने आप, ठीक है। अब अगला आते हैं, यदि 3 बदलाव है, ठीक है, यदि 3 बदलाव है, 3 बदलाव का एक नेट परसेंट का फॉर्मूला आपके सामने है कि भैया a प्लस बी प्लस सी सम तो हो गई, सम से बड़ा तो आएगा ही, ठीक है। ए बी बी सी सी ए बटा 100 ए बी सी बटा 1000। अब जैसे मेरे सामने लिखा है 1% 2% 3% का सक्सेसिव याद करो, तो मैं क्या करूंगा भैया, मुझे पता है कि 6 तो आएगा ही आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 11 बटा 100 यानी 0.11, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ए बी सी बटा 10,000, 3 दूनी 6 गुणा किया तो 6 बटा 10,000 यानी 0.0006। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 6.1106 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया नेट परसेंट। ऐसे आप यहां निकाल सकते हैं भाई 30 20 50 10 60। अगर कोई डिक्रीमेंट है तो उसकी जगह नेगेटिव साइन रख देंगे जहां कम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे बी नेगेटिव होता तो बी नेगेटिव कर देते, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, ठीक है। ये 60 तो आ ही गया। अब आगे देखते हैं,
कितना 10 इंटू 20 200, 600, 800 और 300 1100, 1100 बटा 100 करेंगे 11 आएगा। अब आगे देख लेते हैं, एक्स वाई जेड बटा 10,000, 3 दूनी 6, 6 आ गया, 6,000 आ गया। 6,000 का मतलब है 1000 से 1000 कटा 6 बटा 10 यानी 0.6, तो ये आ गया मेरा 60 और 11 71.6। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, ये हमारा नेट आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब इसी इंक्रीमेंट को ना हम कई बार फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं। जैसे 10% का इंक्रीमेंट था, आपने 10 से 11 कर दिया, 20% का था तो 5 से 6 कर दिया, 30% का था तो 10 से 13 कर दिया। ठीक है, तो कई बार हम इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, धाम 250, नीचे 250 हो गया, ऊपर कितना आया 11 तिया 33, 143 इंटू 3 429, कितना इंक्रीमेंट आ गया 179 का। ठीक है, अब 179 अगर आप 250 पे कैलकुलेट करोगे इंटू 100 करके, ठीक है ध्यान से देखिएगा अब, तो इंटू 4 हो जाएगा 25%। मैंने बता रखा है ये कैलकुलेशन करने का तरीका आपको, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 716, 71.6, यही आपका आंसर है यहाँ पर। ठीक है, पर ये फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का, ये तरीका है अगर हमें सॉल्व करना है, अगर कॉम्प्लिकेटेड आ गई तो। ठीक है, हाँ आप ये जरूर ध्यान रखो कि लगभग कितना आएगा भैया, ये तो 10,000 है, ये तो लगभग ना के बराबर ही है भैया। 10,000 से भाग करने का मतलब आप देखो ना, जब ये इतनी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब ए बी सी 10,000 बनेगा तब 1 ऐड होगा टोटल में। ठीक है, तो कई जगह अप्रोक्स तो आप वैसे ही निकाल सकते हो, समझ आ रही है बात भाई। इसका मतलब ये है कि जब ये 10,000 बनेगा तब 10,000 से 10,000 कटेगा तब 1 जुड़ेगा। ठीक है, पर 10,000 बनना इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। अगला देखते, अगला है ये हमारे सामने स्टार्ट और एंड का कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये बोला जाता है कोई एक चीज है, अब ये इतने प्रतिशत बढ़ी, फिर इतने प्रतिशत कम हुई, फिर इतने प्रतिशत बढ़ी, तो बताओ आखिर में कितने रुपए की हो गई अगर स्टार्टिंग में इतने की थी, यानी एंड वाला पूछा है। और कई बार ये होता है, ये बोल देता है कि आखिर में इतने की हो गई, इतना सब करने के बाद, तो शुरुआत में कितने की थी। ठीक है, तो आओ देख लो इस सवाल को कैसे किया जाता है। कभी भी अगर आखिरी वाली वैल्यू पूछी हो, ये y आखिरी वाली है और x शुरुआत वाली है, ठीक है, अगर एंड वैल्यू पूछी हो तो हम क्या करते हैं, सीधी सीधी गुणा कर देते हैं कि जैसे 5 लाख है, 10% बढ़ोतरी का मतलब है फ्रैक्शन में 11/10, 20% का मतलब है 6/5, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 पे 1 बढ़ गया 6/5, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 में 3 बढ़ गया 13/10। तो हम सीधी सीधी गुणा कर देते हैं, कब, जब लास्ट वाली पूछी हो। और अगर आपसे स्टार्टिंग वाली पूछी हो तो क्या करते हैं, तो इसकी उल्टी गुणा करते हैं। जैसे कि ये 50,000 है, अब 10% का मतलब क्या हो गया 11/10, तो 11/10 नहीं लिखेंगे हम, 10/11 लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। ठीक है, 20% का मतलब क्या हो गया 6/5, उल्टा लिखेंगे 5/6। ठीक है, जब स्टार्टिंग वाला बोला हो तो उल्टा लिखते हैं, ध्यान रख लो। ठीक है, स्टार्ट वाली पूछी हो तो उल्टा लिखें, यहां सीधा लिखना है। 30% की बढ़ोतरी 113/10 होता है, पर 10/13 लिखेंगे क्योंकि शुरुआती वैल्यू पूछी है। समझ आई बात। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
अब जब ये आंसर करेंगे आखिर वाला, तो हम यहाँ पर मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, 13 का मल्टीपल देख सकते हैं। कोई भी नंबर ऊपर ऐसा देखें जो नीचे से ना कटे, वो मल्टीपल में आ जाएगा। 3 का मल्टीपल देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये डाटा है, अब बात समझना है, ये डाटा है मेरे सामने। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल देखना शुरू कर दे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि आंसर इसमें अप्रॉक्स आएगा, एक्यूरेट आएगा। भाई देखो, नीचे कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर से नहीं कट रहा, हाँ 11 है जो ऊपर से नहीं कट रहा, फिर क्या होगा, मल्टीपल देखा जाएगा? नहीं, ऐसे केस में मल्टीपल नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कैसा आएगा, अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, पर आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है, स्टार्ट वाली वैल्यू पूछी है तो सबकी उल्टी फ्रैक्शन लिखनी है, और एंड वाली पूछी है तो सबकी सीधी, जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे लिखनी है। अगला देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने वो है नेट इफेक्ट जीरो। कोई चीज अगर 1/x बढ़ाई गई तो उसे 1/x+1 कम किया जाएगा, तब जाके उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ये ध्यान ही रख ले। जैसे अगर मैंने यहां देखा ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, किसी चीज को 100% बढ़ाया मैंने, ठीक है, तो उसे 50% कम करना होगा, तब जाके वो नेट इफेक्ट जीरो होगा। तो याद करने का तरीका यही बताया मैंने, अगर 1/1 इंक्रीज किया है तो 1/2 डिक्रीज होगा, डिक्रीज वाली वैल्यू में ज्यादा आएगी वैल्यू नीचे। 1/2 इंक्रीज किया है तो 1/3 डिक्रीज होगा, 1/3 इंक्रीज किया है तो 1/4 डिक्रीज होगा, 1/4 इंक्रीज किया है तो 1/5 डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज निकाल लो भाई, 25% बढ़ाया 20% कम करना होगा, 33% बढ़ाया 25% कम करना होगा, 50% बढ़ाया 33.33% कम करना होगा। ये पूरा चार्ट यही बनाया हुआ आपके सामने, तो आपको यही ध्यान रखना है भाई। ठीक है, कि अगर 1/8 है तो वो 1/9 होगा। 1/8 क्या होता है, 12.5% बढ़ाया, यानी कहीं पर अगर ये लिखा है, ध्यान से समझना, कि 12.5% बढ़ाया फिर 11.11% कम किया, तो हमें पहले से पता है ये 1/8 है, ये 1/9 है, ये बढ़ाया है, ये कम किया है, तो ये तो जीरो इफेक्ट होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जो जैसा वो वैसे ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहां लिखा है, यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कोई चीज है ये x, मैं इसमें पहले इंक्रीमेंट करना चाहता हूं, फिर डिक्रीज करना चाहता हूं। ठीक है, इंक्रीज करना चाहता हूं फिर डिक्रीज करना चाहता हूं, पर चाहता ये हूं कि फाइनली ये यही रहे। ठीक है, फाइनली ये यही रहे, इसमें कोई बदलाव ना आए, वही तो बताया पीछे भी। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखनी है, जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा परसेंट का होगा, डिक्रीमेंट कम परसेंट का होगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर सब जगह लग रहा होगा, 100% बढ़ाया 50% कम किया। ठीक है, अब ध्यान से एक बात को समझना, थोड़ा दिमाग लगा के। भाई आपने क्या करा, आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने कहीं निवेश किए, वो 20,000 हो गए, 100% बढ़ गए। अब वापिस 10,000 आने के लिए उसे केवल 50% गिरना है, काम खत्म हो जाएगा। यानी इंक्रीमेंट ज्यादा लगता है और डिक्रीमेंट कम लगता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ सब जगह देखो, ये ज्यादा ज्यादा है, ये कम कम है, ये कम कम है, ये कम कम है। ठीक है, ये कम, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा, ये कम है, ये ज्यादा, ये कम है, ये ज्यादा, ये कम है। ठीक है, तो बढ़ाने में मेहनत ज्यादा लगती है, ये ध्यान रखो, गिराने में बहुत आसान है, हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां देखो, इन सब में नेट रिजल्ट जीरो है। ठीक है, ध्यान से देखना, बढ़ोतरी ज्यादा की है, डिक्रीमेंट कम का, बढ़ोतरी ज्यादा की, डिक्रीमेंट कम का, बढ़ोतरी ज्यादा की, डिक्रीमेंट कम का, बढ़ोतरी ज्यादा की, डिक्रीमेंट कम का। ये आगे पीछे लिखा है वो बात अलग है। ठीक है, तो भैया बढ़ाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है गिराने से, गिराना तो बहुत आसान है किसी को भी। तो यही चीज ध्यान रखनी है, नेट इफेक्ट जीरो अगर लाना है, बढ़ाने वाली मेहनत ज्यादा है, गिराने वाली कम है। बहुत जगह ऑप्शन में काम आता है।
अगला देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी प्रोडक्ट कांस्टेंट कंडीशन। प्रोडक्ट कांस्टेंट, अभी जो प्रोडक्ट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत काम आता है भाई, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मूले ना हमारे ऐसे ही बने हुए 3 वेरिएबल के, जिसमें एक वेरिएबल इस साइड होता है और 2 वेरिएबल गुणा करके इस साइड लिखे होते हैं, जैसे x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट के। ठीक है, फिलहाल इसे एक एग्जाम्पल से समझना। x इंटू वाई अगर k लिखा है, यानी मान लेते हैं 2 इंटू 12 24 है और 6 इंटू 4 भी को 24 है, हमें प्रोडक्ट सेम चाहिए। ठीक है, बात को समझना। तो क्या हुआ, इसको 3 गुना करना पड़ा तो इसे 3 से भाग करना पड़ा। ठीक है, मैं अगर इसे 1 कर देता हूं तो यहां 24 आ जाएगा। भैया इसे मैंने 2 से भाग किया तो इसे 2 से गुणा किया, यानी एक चीज के साथ जो चीज होगी अगले के साथ उसके अपोजिट होगी। एक को गुणा किया किसी चीज से तो अगले को उस चीज से भाग करना पड़ेगा, एक को भाग किया तो अगले को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा। भाई सीधी सी बात ये है ना कि भैया अगर प्रोडक्ट सेम है कि x इंटू वाई, तो अगर आप इसे कम करेंगे तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट सेम रहेगा। नहीं तो प्रोडक्ट सेम कहां से रहेगा, अगर ये उतना ही रहा तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट सेम रखना है तो हमने क्या करा, एक को अगर बढ़ाया है दूसरे को कम करना पड़ेगा, पर जिस रेशो में एक बड़ा है दूसरा उस रेशो में कम होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने लिखी है। ठीक है, इसका मैं यूज नहीं कराऊंगा, मैं आपको सीधे मुद्दे पे ले जाऊंगा यहां पर एग्जाम में इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी है, P बराबर एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट। एक 3 वेरिएबल का एक फॉर्मूला है, P बराबर एक्स गुणा वाई, और P मेरे को कॉन्स्टेंट रखना है। ठीक है, मैंने आपको पीछे क्या बताया था यहां कि भैया 2 से 6 हो गया तो 12 से 4 हो गया। अब ध्यान से देखना, 2 से 6 का मतलब क्या है, 1 से 3 हो गया x, y देखता हूं 12 से 4 हो गया, यानी 3 से 1 हो गया। इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा हो गया, अगर ये 1 3 है तो ये 3 1 हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहां इस्तेमाल किया जाता है जब p बराबर एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट होता है। x y पे उल्टा निर्भर करता है। ठीक है, जैसे x का रेशियो चेंज होगा y का रेशियो उसका उल्टा चेंज होगा। ये मैंने बताया क्यों, ये नेट परसेंट में भी यूज हो जाता है। ठीक है, और रेवेन्यू बराबर प्राइस गुणा सेल हर उस फॉर्मूले में यूज होता है जिसमें 3 वेरिएबल आते हैं, एक इस साइड होता है, 2 गुणा करके लिखे जाते हैं। पहला एग्जांपल मैंने इसी का लिया है, एक सिनेमा हॉल की टिकट के जो प्राइस है वो 12.5% कम हो गए और रेवेन्यू जो है वो सेम रहा। अब रेवेन्यू क्या है, प्राइस इंटू सेल। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि ये सेम है, तो हमें पता है ये अगर सेम है P और S का उल्टा रिश्ता रहेगा। ठीक है, P और S का उल्टा रिश्ता रहेगा। सेल का मतलब है नंबर ऑफ टिकट। तो अब वो क्या बोलता है, प्राइस जो है 12.5% कम होगा, यानी 8 से प्राइस क्या हुआ 7 हो गया। तो भैया नंबर ऑफ टिकट जो है वो 7 से 8 करने पड़ेंगे, तभी हमारा प्रोडक्ट सेम रहेगा, तभी रेवेन्यू सेम रहेगा। तो पूछा क्या है, बट व्हाट परसेंट मस्ट द टिकट प्राइस बी इंक्रीज। अच्छा, सेल दे रखी है, इस उल्टा है, नंबर ड्रॉप हो गए तो प्राइस कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, उल्टा दे रखा है ना, बात एक ही है। तो कितना बढ़ाना पड़ा, 1/7 यानी 14 सही 2/7%, ये याद रखने होंगे। तो एक यूज मैंने यहां बता दिया, अभी एक आध एग्जांपल ले लूंगा, आपको समझ आ जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ये हमने सभी ने पढ़ा है, फिर से वैसा फॉर्मूला जिसमें एक चीज यहां लिखी है, 2 गुणा करके यहां लिखी है। ठीक है, एक ट्रेन जो है अपनी यूजुअल स्पीड से 20% कम स्लो स्पीड से चलती है, यानी स्पीड जो है 5 से 4 हो गई, क्योंकि 20% होता है 1/5, तो 5 में 1 कम हुआ तो 4 हो गई। अब वो बोल रहा है कि टाइम वो कितना बढ़ा दे कि सेम डिस्टेंस कवर हो। ठीक है,
डिस्टेंस सेम है यानी ये सेम है, तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट सेम रहेगा। सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, तो 1/4 आ जाएगा यानी 25% आ जाएगा। तो टाइम को 25% बढ़ाना होगा। ठीक है, टाइम को 25% बढ़ाना होगा। मतलब 25% समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब अगला देखिए, एरिया बराबर लेंथ गुणा ब्रेड्थ। अब यहां एरिया सेम दे रखा होगा, देखिए टू मेंटेन द सेम एरिया, तो भैया लेंथ क्या है, इतनी बढ़ गई, ये क्या होता है 1/9 यानी 9 से 10 हो गई, तो बी को क्या करना पड़ेगा, 10 से 9 करना पड़ेगा। तो ब्रेड्थ कितनी कम करनी पड़ेगी, 1 कम करनी पड़ेगी, यानी 1/10 10% हो गया। ठीक है, मैंने ये बताया कि कहां कहां आप इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन। यहां देखिए एक्सपेंडिचर सेम दे रखा होगा, मंथली बजट ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज, यानी एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस कितना हो गया 16.66 यानी 6 से 7 हो गया, तो कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ेगी, 7 से 6 करनी पड़ेगी, यानी 1 कम करनी पड़ेगी। तो 1/7 क्या होता है, 14.2/7% हो गया, इतनी कम करनी पड़ेगी। तो आपको ये बताया गया है कि भैया ये जो प्रोडक्ट कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये कैसे काम करता है। आप अनेकों जगह लगा सकते हैं इसे, अनेकों जगह। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आता हूं। अब आता है हमारा ट्रिक्स स्पेशल वाला पार्ट। इस चैप्टर में जो भी ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं मेन। ठीक है, सबसे पहला है मेरे सामने पॉपुलेशन रिलेटेड सवाल। ठीक है जी, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष इतने % बढ़ जाती है। ठीक है, यदि गांव की जनसंख्या का प्रतिशत ये है, जनसंख्या इतनी है, प्रतिशत नहीं इतनी है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी थी, 2 साल पहले। अब आपको क्या बताया था मैंने, भाई जब भी पहले वाली चीज पूछी हो तो फ्रैक्शन उल्टी लेते हैं, बताया था ना, है ना। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है 1/16, और उसमें बढ़ोतरी का मतलब है 17/16 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसे 16/17 लिखेंगे। ठीक है, उल्टा लिखेंगे, क्योंकि कहां जाना है हमें, स्टार्टिंग में जाना है, स्टार्टिंग वाली चीज निकालनी है। ठीक है, जब लास्ट वाली चीज निकालनी होती है तो बराबर यहां लगा देते हैं हम। अब बात आती है कि कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, अब यही तरकीबें आपको सीखनी है। जैसे यहां पर मुझे नजर आ रहा है 16, तो सबसे बड़ी बात तो यह है मेरा आंसर जो है 16 से भाग होगा, 8 से भाग होगा, ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो 8 का मतलब है, पहले तो 4 से देख लेते हैं, 4 से ये भाग नहीं हो रहा, 4 से ये भाग नहीं हो रहा। ठीक है, क्या 4 से ये भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 से ये भी हो रहा है। 8 से देखिए, 8 सत्ते 56, 8 तिये 24, 8 सत्ते 56 बचा 2, ये 8 से भाग नहीं हो रहा, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो गया। और क्या कर सकते हैं आप, इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। भाई ये कितना आ गया, 6 4 10 4 14 यानी 5, ये आ गया 7, ये भी आ गया 7, नीचे क्या है, ये 8 है, ये भी 8 है। भाई जब 8 नीचे आता है तो 8 का भाई होता है 8, तो 2 बार 8 ऊपर लगाओ, नीचे वाला भूल जाओ, यही पढ़ा है हमने। तो 8 अट्ठे 64 यानी 1, 7 सत्ते 49 यानी 4, 4 पंजे 20 यानी 2, तो डीएस आ गया 2। तो देखिए 7 3 10, ये डीएस नहीं है, ये भी डीएस नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही आंसर होगा आपका। तो आप इसे डीएस से भी कर सकते हैं, मल्टीपल से भी कर सकते हैं। सभी सवालों में बस यही बात ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन उल्टी कब आनी है और फ्रैक्शन सीधी कब आनी है, पूरा चैप्टर उसी पे आधारित है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्राइस और कंजप्शन टाइप सवाल। ठीक है, अब कई सवाल आपके ऐसे बनते हैं जो प्राइस और कंजप्शन से मिला के बनते हैं। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी है, ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन। मैं यहां पर 2 मेथड बताऊंगा आपको, 2 मेथड। ठीक है, फिक्स टाइप की वेराइटी है ये, चीनी की कीमत 10% कम हो गई जब एक व्यक्ति बाजार गया 270 रुपए लेकर,
तो वो 1 किलो चीनी अधिक लेकर आया। तो शुरुआती कीमत कितनी थी? अब ध्यान से देखिएगा, ई जो है ना हमारा वो सेम है, एक्सपेंडिचर यानी 270 रुपए। बोलो हाँ भाई, 270 रुपए मैं पहले लेके जाता था, 270 रुपए ही अभी लेके जा रहा हूं, वो तो सेम है। पर चीनी की कीमत कम हो गई जो चीज लेने जाता था, इसलिए अब मैं ज्यादा चीनी लेके आ पा रहा हूं 270 रुपए में, 1 किलो ज्यादा। तो हमने ये पढ़ा था जब ई कांस्टेंट होता है पी और सी का अनुपात उल्टा होता है। ठीक है, यही पढ़ा था। अब प्राइस क्या कह रहा है? वो प्राइस कह रहा है 10% कम हो गए, 10 से 9 हो गए, तो कंजम्पशन क्या हो गई? 9 से 10 हो गई। यही बोल रहा है वो, बिल्कुल यही बोल रहा है। ठीक है, अब भाई कंजप्शन के बीच जो अंतर है वो 1 किलो का है, तो 1 की वैल्यू 1 किलो ही दे रखी है। इसका मतलब है यहां वो 10 किलो खरीद रहा है, यहां वो 9 किलो खरीद रहा है। यानी पहले वो 9 किलो खरीद रहा था, अब वो 10 किलो खरीद रहा है। ठीक है, पूछा क्या है? शुरुआती कीमत। अब कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, एक्सपेंडिचर को सी से डिवाइड करेंगे तभी तो पी आएगा। अब शुरुआती कीमत यानी 270 रुपए में पहले लेके जाता था और पहले 9 रुपए रेट था, 9 किलो कंजप्शन था। अब 10 किलो कंजप्शन है, तो अब वाला रेट कितना है? 27 रुपए। ये अब वाला रेट है। पहले कितना था? 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ये पहले वाला रेट है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आ गया पूरा आपके सामने। पर मैं इस सवाल को इस तरीके से नहीं देखता, मैं इस सवाल को कुछ अलग तरीके से देखता हूं। ध्यान से समझिएगा। मैं ये देखता हूं कि मैं बाजार गया, 270 रुपए थे मेरे पास, जो चीज लेने गया उसकी कीमत 10% कम हो गई। यानी अगर मैं उतनी ही चीजें लेता हूं जितनी पहले लेता था, तो 10% पैसा बच जाएगा मेरे पास। 270 का 10% हो गया 27 रुपए, ये मेरे पास बच गया। अब इस 27 रुपए में मैंने क्या खरीद लिया? 1 किलो अधिक चीनी। तो यानी 27 रुपए में 1 किलो चीनी खरीद ली। ये कौन सी कीमत है? ये अब वाली है। देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसने कौन सी पूछी है? ओरिजिनल पूछी है। चलो इसने अगर अब वाली पूछी है तो 27 आ गया, घटी हुई कीमत। अगर इसने शुरुआती कीमत पूछी है तो भैया हम क्या करेंगे? कितनी कम हुई थी कीमत? 10%। यानी 9 की वैल्यू 27 है तो 10 की 30 आ जाएगी। ये स्टार्टिंग में थी। मैं इस सवाल को इसी नजर से देखता हूं, बिना पेन से। ठीक है, बाजार गया, 270 रुपए लेके गया था, अब मैं उतनी ही चीज लेके आ रहा हूं जितनी पहले लाता था, तो 10% बचना चाहिए मेरे पास पैसे, क्योंकि 10% रेट कम हो गए। ठीक है, तो 27 रुपए मेरे पास बच जाएंगे। 27 रुपए में पर मैंने 1 किलो और ले ली, इसका मतलब है अब वाली कीमत 27 रुपए है। यानी 90% की कीमत 27 है। शुरुआत पे जाएंगे तो 30 रुपए आ जाएगी। अगला देखिए, ऐसे ही एक सवाल हो रहा है, ये रहा आपके सामने। चावल की कीमत 20% कम हो गई, अब एक व्यक्ति 500 ग्राम अधिक खरीदता है 36 रुपए में, तो ओरिजिनल प्राइस बताइए। इसको मैं अपने मेथड से ही बताता हूं। आप, मैं फिर से बाजार गया 36 रुपए लेकर, जिस चीज को लेने गया उसकी 20% कीमत कम हो गई। क्या कम हो गई? 20% कीमत, यानी 36 का 20% हो गया 7.2। इतने पैसे मेरे पास बच गए, पर इतने पैसे में मैंने क्या खरीद लिया? आधा किलो। तो 1 किलो की कीमत अब कितनी है? 14.4 रुपए। अगर उसने पहले वाली पूछी है तो पहले वाली क्या आएगी भैया? रिड्यूस प्राइस बाय 20%, यानी 5 की जगह 4 हो गई, तो 4 की वैल्यू है 14.4, 5 की 18 आ जाएगी। ये मेरा आंसर आ जाएगा कि पहले ये 18 रही होगी। ठीक है, पहले 18 रुपए किलो कीमत रही होगी। बिल्कुल दिमाग में होता है ये क्वेश्चन, तो कलम भी नहीं लगानी होती इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। अब एक सवाल बनता है आपका इस पे, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। पीछे वाला भी आप बोलोगे सर उसी पे तो था, उसी पे तो था, पर उसके अंदर एक्सपेंडिचर जो है वो आपका सेम था। ठीक है, वो आपका सेम था। यहां आपका एक्सपेंडिचर सेम नहीं है,
यहां आपका एक्सपेंडिचर चेंज होगा। प्राइस या कंजप्शन को 100 के रेफरेंस में क्वेश्चन के अनुसार घटाते या बढ़ाते हैं, और इसी प्रकार एक्सपेंडिचर के साथ करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के लिए प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के गैप के प्राइस कंजप्शन को डिवाइड करते हैं। इस बात को आप करके समझेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए पहले हमने जो पढ़ा था ना E बराबर PC, इसमें ये सेम था। अब क्या है, अब ये है कि भैया ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तीनों चीजें चेंज हो रही हैं। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल बनता है पेपर में। आइए देखते हैं। दो सवाल है मेरे सामने। मैं क्या करता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, दोनों को अलग अलग पेज पे लेते हैं ना भाई, जब दो हैं तो। एक सेकंड। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है। चीनी की कीमत 30% कम हो गई। बात समझना, चीनी की कीमत जो मैं लेने जाता था बाजार में वो 30% कम हो गई। ठीक है जी। तो एक हाउसवाइफ ने क्या करा, खर्चा जो है 24% बढ़ गया। भाई चीनी की कीमत कम हो गई, अब कम जैसी हुई चीनी की कीमत, लोगों ने क्या करा, ज्यादा लेनी शुरू कर दी, ज्यादा कंजप्शन शुरू कर दी। तो जो एक्सपेंडिचर था वो 24% बढ़ गया। अब भाई सोचना, अगर मैं कंजप्शन उतनी ही रखता जितनी पहले थी तो एक्सपेंडिचर भी मेरा 30% कम हो जाता। E बराबर PC है, C अगर सेम होती कंजप्शन तो प्राइस जितना कम हुआ उतनी एक्सपेंडिचर कम हो जाती, प्राइस जितना बढ़ा एक्सपेंडिचर उतना बढ़ जाता। पर कंजप्शन भी तो बड़ी चीज है, सस्ता देख के लपेट ली चीज। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं क्या कह रहा है। भाई 100 रुपए की चीज थी, अब वो 70 की हो गई। समझ रहे हो बात? यानी पहले अगर मेरा 100 रुपए का खर्चा आता था तो अब 70 रुपए का आना चाहिए, क्योंकि 30% खपत, 30% प्राइस कम हो गया। ठीक है, परंतु खर्चा 24% बढ़ गया, यानी 100 की जगह 124 आ रहा है। ये खर्चा लिख दिया मैंने भाई। 100 रुपए की खर्चा था मेरा, E बराबर होता है PC, प्राइस कम हुआ 30%, तो खर्चा होना चाहिए था 70 रुपए, पर खर्चा क्या हुआ, 24% बढ़ गया, 124 रुपए आ गया। ठीक है, 124 रुपए आ गया। अब ध्यान से एक चीज समझने वाली है, इन दोनों चीज में आपको क्या समझ आ रहा है, इन दोनों चीज में आपको क्या समझ आ रहा है? भाई इसमें भी प्राइस घटा हुआ है, इसमें भी प्राइस घटा हुआ है। भाई ये घटे हुए प्राइस की तो बात हो रही है, यानी कंजप्शन इनकी अलग अलग है, प्राइस इन दोनों में सेम है, घटा हुआ। ठीक है, मानते हो ये बात? तो इसीलिए हम बोलेंगे ये जो रेशियो है ना, नंबर है, यही हम कंजप्शन के लिए ले सकते हैं। तो 70 से 124 होने का मतलब है 54 बढ़ जाना, तो 54 बढ़ गया 70 पे, तो यहीं से आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 7 सत्ते 49, बचा 5, 7 सत्ते 49, ठीक है, 77 पॉइंट कुछ परसेंट मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। मेन बात है आप ये कॉन्सेप्ट समझे, बहुत बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, बाजार जा रहा था, 100 रुपए का खर्चा आना चाहिए था, जिस चीज को लेने गया वो सस्ती हो गई, कम हो गया प्राइस उसका, तो 70 रुपए खर्चा आना चाहिए, मेरा दिमाग ये कहता है। ठीक है, पर खर्चा आया 124 रुपए, समझ लो, पर प्राइस तो सेम है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी तो फर्क किस चीज से आया, फर्क आया कंजप्शन से। भाई मैं तो ये सोच के गया था कि सी जो कंजप्शन मेरी पहले थी, यहां अगर प्राइस पी था, कंजप्शन सी थी। ठीक है, यहां प्राइस कम हो गया, कंजप्शन तो मैं सोच रहा था उतनी ही रहे, तो 100 की जगह 70 रुपए खर्चा आता, पर हुआ क्या भैया, 124 रुपए खर्चा आ गया, प्राइस तो वही है पर कंजप्शन चेंज हो गई। तो ये जो वैल्यू है ना, मैंने कंजप्शन की ले ली और उसी से आंसर निकाल लिया। एक और सवाल देखते हैं, देखिए यहां पर कंजप्शन ऑयल की 30% बढ़ जाती है और जो एक्सपेंडिचर है वो, अब ध्यान से देखना, कंजप्शन जो है
30% कम हो गई तो खर्चा 100 से 70 होना चाहिए था, बोलो हाँ। भाई खपत कम हो रही है 30%, तो जो खर्चा है वो भी 30% कम हो जाना चाहिए। पर हुआ क्या, अच्छा बढ़ गया, 130 हो गया, मैं 130 कर लेता हूं। कंजप्शन ऑयल की बढ़ गई, कंजप्शन अगर 30% बढ़ गई, प्राइस अगर उतना ही है तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी 30% बढ़ जाएगा, यानी 100 की जगह 130 रुपए का खर्चा होना चाहिए। पर हुआ क्या, खर्चा 46% बढ़ गया, यानी 146। अब आप ध्यान से समझना, इसमें मैंने माना E बराबर P इंटू सी होता है। अब यहाँ कंजप्शन बढ़ गई, प्राइस मैंने माना अगर उतना ही रहता तो खर्चा 30% बढ़ जाता। अब यहाँ क्या हुआ, कंजप्शन जो है बढ़ी हुई है उतनी जितनी दे रखी है, पर प्राइस चेंज हो गया, है ना। भाई कंजप्शन तो उतनी है ना जो बढ़ी हुई है, वही इसमें वही इसमें, पर ये बढ़ ज्यादा क्यों रहा है, क्योंकि प्राइस भी चेंज हो गया। तो प्राइस में कितना चेंज आया ये मेरे को निकालना है। तो 16 का चेंज आया 130 पर, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं 12 पॉइंट कुछ परसेंट मेरा आंसर आ जाएगा, 12 सही 4/13, ठीक है। ये परसेंट मेरा आंसर आ गया। मेन पर्पस आंसर निकलवाना नहीं है, मेन पर्पस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगला जो प्रकार है हमारा ट्रिक्स के अंदर वो है एजेंट की कमीशन वाले सवाल। एजेंट की कमीशन, ये एक बहुत अनोखा सवाल होता है, पहले से करके जाना होता है आप, ठीक है। आइए देखते हैं, जब कंपनी को अमाउंट दिया हो तो परसेंटेज इक्वल करके क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी के अमाउंट में से कुछ, ये बातें जब समझ आएंगी जब आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ये मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक एजेंट को 9% कमीशन मिलता है 24,000 रुपए तक। 24,000 रुपए की राशि पे कितना कमीशन मिलता है, 9% का कमीशन मिलता है। एंड 1% कमीशन ऑन सेल मोर देन इट। वन परसेंट नहीं, 1% मोर होगा ये, यानी 10% हो गए उसके ऊपर की सेल पे, ठीक है। 10% हो गया। अब बात सुनना, भाई 24,000 की बिक्री तक उसे 9% की कमीशन मिलती है, 9%, और 24,000 के ऊपर की बिक्री पे उसे 10% की कमीशन मिलती है, ठीक है। उसने कंपनी को अपनी कमीशन काटने के बाद 63,240 रुपए कंपनी को दिए, कंपनी को, ठीक है। उसने अपनी कमीशन काटी और कंपनी को इतने पैसे दे दिए जी, ठीक है। तो बताओ उसने कितनी सेल करी। अब इस सवाल को करने के लिए ना हम क्या अप्रोच अपनाते हैं वो बहुत मैटर करती है। इस सवाल के करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां 10% कमीशन मिल रही है, हम मान लेते हैं यहां पर भी अगर 10% मिली होती 10%, 9% तो मिल रही है पर 10% मिली होती, इसे एक फ्लैट बना लेंगे कि फ्लैट 10%, तो कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, 1% का, ठीक है। 1% ज्यादा मिल गई किसे, इसे एजेंट को, है ना। 1% किसका, इसका। 1% कितना हो गया, 240 हो गया। मैंने बताया था ना 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो 240 एजेंट को ज्यादा मिलते। अब भैया पैसे तो फिक्स हैं टोटल, अब 240 एजेंट को ज्यादा मिलते तो 240 कंपनी को कम हो जाते, सीधी सी बात। भाई जो टोटल तो उतना ही है। अब 10% के हिसाब से मैंने देखा एजेंट को 240 और रुपए मिल जाते, ठीक है। वो जाते कहां से, कंपनी के हिस्से में से ही, तो टोटल तो सेम है X+Y, तो 240 रुपए मैंने इसमें से घटा दिए। अगर ऐसा होता तो कंपनी के पास कितने पैसे आते, 63,000 रुपए। कितने पैसे आते, 63,000 रुपए आते कंपनी के पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
63,000 का मतलब क्या है भैया? ये तो मैंने फ्लैट 10% बना दी कमीशन, यानी टोटल सेल पे अगर 10% कमीशन है तो कंपनी को 63,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। 10% कमीशन का मतलब क्या है? 10% कमीशन का मतलब है कि भैया 9 कंपनी को दे रहे हैं, 10 की सेल कर रहे हैं और एक अपने पास रख रहे हैं, यही मतलब है। यानी एक जो है 9 की वैल्यू 63 है, जो कंपनी के पास गया 9 हिस्सा, 10 हिस्सा वो है जो सेल किया, एक हिस्सा वो है जो एजेंट को मिला। 10% मिला है ना उसे पूरी सेल का, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 70,000 आ गई। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो उसने जो सेल करी होगी वो 70,000 की करी होगी भाई, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। एक और सवाल है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है? एक सेल्समैन 7.5% कमीशन पाता है, ठीक है, 16,000 पर, और उसके ऊपर बोनस 2.5% का, यानी 10% हो गया टोटल। यहां पर आगे वाली उस पर बोनस भी मिलेगा 16,000 से ऊपर। यदि यहां पर क्या दे रखी है? यहां पर उसकी अर्निंग दे रखी है, जो उसकी कमीशन है। वहां क्या दे रखा था? यहां कंपनी की अर्निंग दे रखी थी कमीशन काटने के बाद। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। भाई मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भैया यहां क्या है, ये 39.65 है। ये किसकी कमीशन है? ये बंदे की कमीशन है, ठीक है, ये बंदे की कमीशन है। ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? हमारी बंदे की कमीशन है। अब भाई अगर मैं इसे फ्लैट 10% बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसे फ्लैट 10% बनाऊं तो 2.5% बढ़ाना पड़ेगा इसका, ठीक है, 2.5%। 2.5% कितना हो गया इसका? 25% हो गया इसका 4,000, और 2.5% हो गया 400 रुपये, यानी 400 रुपये और इसकी जेब में चले जाएंगे अगर आप फ्लैट 10% बनाते हैं। 400 रुपये और जोड़ने का मतलब है ये 4365, ठीक है, ये और आ जाएंगे इसके पास, भाई इसकी अर्निंग में जुड़ जाएंगे ना, तब जाके मैं बोलूंगा 10% फ्लैट कमीशन है। तो हम निकालनी क्या है? सेल निकालनी है। अब 10% यानी 1/10, तो भैया एक की वैल्यू है 4365, 10% की कितनी आ जाएगी? 43650, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सेल करी उसने इतने की, इतनी उसकी कमीशन होगी, ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रेप्स का कॉन्सेप्ट, अंगूर वाले कॉन्सेप्ट जो पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। अंगूर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है? देखिए, आप बाजार से ना अंगूर लेकर आए, ध्यान से बात समझना, आप बाजार से अंगूर लेकर आए 1 किलो, आपको क्या लग रहा है एक हफ्ते बाद वो 1 किलो रहेंगे? नहीं, क्योंकि जो उसके अंदर का पानी है ना वो लगातार उड़ता रहेगा, पर जो उसके अंदर गूदा है उसको कुछ नहीं होगा, वो जितना पहले दिन था अगले दिन भी वही रहेगा, ठीक है। पानी लगातार उड़ता रहेगा, इसलिए क्या होता है? अंगूर सूख सूख के किशमिश बन जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ग्रेप्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पल्प की क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन परसेंटेज बदल जाएगी, ठीक है। भाई उसकी परसेंटेज बदल जाती है, क्वांटिटी तो सेम रहती है, परसेंटेज क्यों बदलती है? क्योंकि टोटल जो वेट है अंगूर का वो भी कम हो जाता है, इसलिए परसेंटेज बदल जाती है। आइए देखते हैं। ताजे ग्रेप में 80% पानी है, 80% पानी है, जबकि सूखे ग्रेप्स में फ्रेश वाटर और पल्प 80% पानी है, 20% पल्प है। और ड्राई ग्रेप्स में क्या है?
भाई 10% पानी है क्योंकि पानी तो उड़ता जा रहा है। पल्प है 90%, क्योंकि पल्प की परसेंटेज चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अब वो क्या बोलता है, यदि ड्राई ग्रेप्स हैं उस मेरे पास 500 किलोग्राम, अब 500 किलोग्राम मेरे पास अगर सूखे अंगूर हैं, उसमें पल्प कितना होगा 90%, यानी 450 किलोग्राम। बोलो हाँ। अब भाई मैंने एक चीज बताई है, जो पल्प है ना वो सेम रहना है, पल्प चेंज नहीं होना, यानी गूदा। तो गूदा जब ये ताजे थे ना तब भी इतना ही था, पर जब ताजे थे तब 20% था केवल। तो अगर 20% की वैल्यू 450 किलोग्राम है तो 100% कितना आएगा 100%, 5 गुना हो गया, 5 गुना यानी 2250 किलोग्राम, या फिर 9 का मल्टीपल। ये रहा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट केवल ये ध्यान रखना है कि भैया अंगूर वाला अगर सवाल है तो गूदा सेम कर लो, खत्म, और कुछ नहीं। गूदा निकाला मैंने, ड्राई ग्रेप्स में कितना है 450, ओरिजिनल में भी उतना ही रहा होगा क्वांटिटी में, पर ओरिजिनल में परसेंटेज थी 20%, यानी 20% की वैल्यू अगर 450 तो फ्रेश ग्रेप्स का वेट कितना रहा होगा, 100% निकाल लिया 2250 किलोग्राम। अगला देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट बनता है हमारा इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, चुनाव वाला, ठीक है, जो आता ही आता है। आइए देखते हैं। एक चुनाव में 30% वोटर ए को वोट देते हैं। चुनाव में मान लेते हैं 100 वोटर थे, 30% यानी 30 ने ए को वोट किया, बचे 70। 60% रिमेनिंग का बी को वोट किया, यानी 42 जो है उन्होंने बी को वोट किया, बचे 28। रिमेनिंग वोटर डिड नॉट वोट, ये वो हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया। यदि उनका अंतर, जिन्होंने ए को वोट किया और जिन्होंने वोट नहीं किया, इनका अंतर दे रखा है 1200 के बराबर, यानी 2 की वैल्यू दे रखी है 1200, तो कितने लोग वोट के लिए एलिजिबल थे, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो ये आ गई मेरी 60,000। 2 6 12 से मैंने देखा और आंसर मार्क कर दिया, पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, ठीक है, कि 2 की वैल्यू 12 है, अगर 6 गुना 1 की वैल्यू 6 गुना 6 आएगा, 6 इसमें भी नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट आपका इलेक्शन वाला रहता है जिसके अंदर इस तरीके से सवाल बनते हैं, बेसिक चीजें रखी हैं मैंने आपके सामने। अगला है पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहता है पास और फेल वाला। आइए देख लेते हैं, ये भी सवाल पेपर में बनता ही बनता है, ध्यान से देखेंगे। एक स्टूडेंट को 30% मार्क मिलते हैं और वो 25 नंबर से फेल हो जाता है, तो ये पास वाले अंक यहां पर हैं मान लेते हैं, ठीक है। उसने 30% अंक पाए और 25 मार्क से फेल हो गया, ठीक है, इसे मैं डॉटेड कर देता हूं। ठीक है, एक दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक पाए और 25 अंक ज्यादा पाए पास होने वाले से। 40% पाए एक, तो ये 40% है एक, तो ऊपर से पास वाले से 25 अंक ज्यादा हैं इसके, ठीक है जी। इसे भी मैं डॉटेड ही कर देता हूं, ठीक है जी। ये पास वाले अंक है, मैंने 30% अंक पाए, 25 से फेल हो गया। आपने 40% अंक पाए पूरे और पास वाले से 25 अंक ज्यादा लाए, तो आपको बताना है पासिंग मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। अब ध्यान से देखिएगा सवाल को, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज का अंतर देखूं 40 और 30 का, तो 30 यहां तक है, 40 यहां तक है, तो अंतर आ गया यहां तक। 40 में से 30 गया 10%। और नंबरों की अगर बात करी जाए तो 25 इधर और 25 इधर, यानी 50।
तो 10% की वैल्यू अगर 50 है तो 100% की कितनी हो गई? 500 हो गई। तो 500 मैक्सिमम मार्क्स हो गए मेरे, ठीक है। 500 मेरे मैक्सिमम मार्क्स हो गए जितनों में से नंबर मिल रहे हैं। पर उसने केवल ये नहीं पूछा, उसने ये भी पूछा है कि पास होने वाले अंक कितने होंगे। अब ध्यान से देखना, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं पास होने वाले अंक। भाई 10% की वैल्यू 50 है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुना यानी 150। तो 150 प्लस 25 यानी 175। तो 175 पासिंग मार्क्स हो गए, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर आ गया। भाई कई बार क्या होता है, ये भी पूछ लेता है कि कितने परसेंट वाला पास होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, 30% तो है ही है, प्लस 25 मार्क्स में कितने परसेंट होंगे? भाई 50 मार्क्स जो है 10% के बराबर है, 25 मार्क्स किसके बराबर होंगे? 5% के। तो 5 और जोड़ देंगे, यानी पासिंग परसेंटेज अगर पूछता है तो 35% वाला पास है। तो ये पासिंग परसेंटेज हो गई। तो यही सब सवाल इसके अंदर बनते हैं, पासिंग मार्क्स, अधिकतम अंक, पासिंग परसेंटेज, यही पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो सवाल है मेरे सामने वो बना है, कॉन्सेप्ट है वो है पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। एक सवाल आपका पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट पे भी बनता है, ठीक है, कि आज पॉपुलेशन ये है, इतनी 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 बढ़ गई, आखिर में कितनी हुई। तो सीधा जो बढ़ोतरी कमी हो रही है सीधा करो और आंसर निकाल लो। अगर ये भी हो जाता है कई बार कि आखिर में दे रखी है पॉपुलेशन, बढ़ने के बाद घटने के बाद इतनी हुई, तो शुरुआत में कितनी थी, तो उल्टा लिखना है फ्रैक्शन को। ये हमने पता लग गया। अब ये देख लेते हैं, किसी गांव की जनसंख्या ये है 1,08,000। अब ये पहले बड़ी है 66, 2/3, ये होता है 2/3 फ्रैक्शन में, जो कि 5/3 लिखा जाएगा। फिर ये इतनी कम हो गई, ये होता है 1/6 यानी 5/6 लिखा जाएगा, है ना। 6 में 1 कम हो गया, 5 हो गया, वहां बढ़ोतरी थी तो 3 में 2 बढ़ गई, फिर इतना बढ़ गया यानी 3 से 4 हो गया। तो आखिर में बताना यहां पर पॉपुलेशन 3 साल बाद कितनी थी, इसलिए हमने सारी सीधी सीधी रखी है, ठीक है जी। तो आओ देख लेते हैं। 6 × 18 × 54, 54 दूनी 108। अब मैंने देखा 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, चौक 200, जहां 200 आ रहा है वही आंसर है, ये रहा 200, आंसर हो गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। तो इस प्रकार की परसेंटेज भी डाटा में यूज होती है भाई। अब देखो जहां ये था तो इसका मतलब था 2/3, यानी 3 पे 2 बढ़ गया, इसलिए मैंने 5/3 लिख दिया। इसका मतलब था 1/3, 3 पे 1 बढ़ गया इसलिए 4/3 लिख दिया। इसका मतलब था 1/6, 6 में 1 कम हुआ, 5/6 लिख दिया मैंने। अगर ये होता ये आखिर में है तो ये सारी फ्रैक्शन उल्टी उल्टी लिखता मैं फिर। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है। और कई बार यह होता है हम यहाँ से मल्टीपल देखने की ही कोशिश करते हैं, यहाँ हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि नीचे 3 और 6 आ रहे थे, इसलिए मल्टीपल देखना आसान नहीं था यहाँ। अगला देखिए, कैलकुलेशन स्पेशल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा भाई, ठीक है। समझने वाले के ऊपर है। हाउ टू फाइंड अप्रोक्सीमेट परसेंट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास लिखा है 5/21, ये कैलकुलेट करना आसान नहीं है। कई बार क्या होता है हमारी जो कैलकुलेशन होती है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और ऑप्शन से अगर हम करें तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो हमें ना एक रेंज निकालनी है कि भैया ये चीज इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो इस बेसिस पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। जैसे मैंने 5/21 लिखा, ठीक है। अगर ये 5/20 होता तो मेरे को पता है क्या होता, 25% हो जाता। बोलो हाँ, बिल्कुल हो जाता, 1/4 हो जाता। पर नीचे वाली वैल्यू बढ़ गई, अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो ये कम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा जो आंसर आएगा ना 25% से कम वाला होगा। इस बेसिस पे हम बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा आंसर 25% से थोड़ा कम होगा। तो मेरा मानना ये था कि मैं बच्चों को ये तरकीब भी क्लास में सिखा दूं। बहुत सारी जगह मैं इस तरीके की कैलकुलेशन करता था, पूरी नहीं निकालता था। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और, मान लेते हैं 4/27 लिखा है। 4/27 का तो नहीं पता, पर 4/28 का पता है हमें
कि अगर हमने 28 ले लिया, ठीक है, तो 1/7 आ गया, जो हमें पता है 14.28 होता है। अब देखिए नीचे वाला 28 से 27 हो गया, यानी कम हो गया नीचे वाला। अगर नीचे वाला कम हो गया, ऊपर वाला तो फिक्स है, तो इसका मतलब है आंसर इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली चीज छोटी हो गई। तो हम बोलेंगे 14.28% से बड़ा आंसर होगा। वहीं अपनी कैलकुलेशन हम ऑप्शन से मैच करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल और लिखें। ठीक है, जैसे यहां लिखा है 7/22, भाई 7/21 होता तो क्या आता, 33.33। अब ये देखना आना चाहिए कि अगर ये 22 है, नीचे वाली वैल्यू बढ़ गई तो आंसर इससे छोटा आएगा। यहां देखिए 5/23, अगर मैं 5/25 करता तो 1/5 यानी 20% आता, पर नीचे वाली वैल्यू कम हो गई तो आंसर इससे ज्यादा आएगा। यही चीज ध्यान रखनी, यही चीज आपके ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत सारी जगह काम आती है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें कहीं लिखी नहीं होती है, हमने अपने तजुर्बे से बताई है आपको। अगला देखिए, ये कैलकुलेशन स्पेशल है, लास्ट में रखा है मैंने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परसेंटेज को आसानी से हल करते हैं, जैसे सभी परसेंटेज वैल्यू जिनका दशमलव भाग 0.33, 0.66 ये आएगा। देखिए अगर मैंने कोई कैलकुलेशन सॉल्व करी और नीचे 3 आ रहा है, तो जो भी ऑप्शन में आंसर होगा वो डेसिमल में 0.33, 0.66 होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसमें 0.44 चल रहा है या 0.587 लिखा है, वो आंसर ही नहीं होगा वो वाला ऑप्शन। ये बताया गया कि अगर डिनोमिनेटर में 3 आ गया तो आंसर मेरा इस टाइप का मिलेगा, दशमलव में 0.33, 0.66। ऐसे यहां देखिए अगर डिनोमिनेटर में 6 आ गया तो ऑप्शन में ऐसा आंसर होगा जिसमें 0.16, 0.83, अगर ये कट नहीं रहा है तो। ठीक है, ऐसे यहां देखिए अगर मेरा डिनोमिनेटर में 7 आ गया तो आंसर की दशमलव वाली डिजिट क्या होगी, 0.14, 28, 42, 57, 71, 85 ये होंगी। ये परसेंटेज से कनेक्ट करिए हमने, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। भाई 7 से अगर डिवाइड हो रही है कोई कैलकुलेशन तो रिमाइंडर क्या बच सकता है, 1 से लेके 6 तक, और उनकी दशमलव वाली डिजिट क्या होती है, यही होती है। ठीक है, ऐसे यहां देखिए नीचे अगर 9 आ गया तो ऑप्शन में वही आंसर होगा जिसके दशमलव वाले भाग में ये लिखा हो। इंटीजर वाले भाग में कुछ भी हो सकता है, पर दशमलव में यही होगा। ऐसे यहां देखिए नीचे अगर नीचे डिनोमिनेटर में 11 है, अब हो सकता है 58.09, 58.18, तो दशमलव वाला भाग देखना है हमें, बस आगे वाला नहीं देखना। तो दशमलव वाले भाग में ये चीजें होंगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन की तरकीब है भाई साहब। अगला देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, फिर भी एक बार दोबारा से समझ लो। दोबारा से समझ लो, एक सेकंड को। ध्यान से देखना, x कोई चीज थी, उसे p% बढ़ाया गया तो y हो गई, वापस q% कम किया तो x हो गई। तो आपको ये बताया था कि भैया मेहनत करनी मुश्किल है, गिराना आसान है, तो p की वैल्यू हमेशा q से बड़ी होगी। ऐसे यहां देखिए x कोई वैल्यू थी, उसे p% कम किया तो y हो गई, अब उसे q% बढ़ाया तो वापस x हो गई। फिर अब क्या होगा, फिर वही चीज कि q p से बड़ा आएगा हमेशा। ठीक है, मैंने याद करने का तरीका बता दिया आपको। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चे डरते हैं जिससे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज, ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, क्या बवाल है, आइए देख लेते हैं। भाई कोई ए है पॉपुलेशन, वो p% बढ़ी पहले, फिर q% बढ़ी, फिर r% कम हुई। ठीक है, या फिर मैंने ये कर दिया कि r% कम करा, फिर q% बढ़ाया, फिर p% बढ़ाया, तो आंसर सेम आएगा दोस्त। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कोई भी परसेंटेज आप पहले ले सकते हो, कोई भी बाद में ले सकते हो। जैसे यहां देखिए मैंने कोई वैल्यू पहले 20% बढ़ाई, फिर 30% बढ़ाई, फिर 40% कम करी,
या मेरी मर्जी है पहले मैं 30% बढ़ाऊं फिर 40% कम करूं या फिर 20% बढ़ाऊं, बात एक ही है, बात कुछ अलग नहीं है। तो अपनी जो ऑर्डर है ना, ये चीज ये ध्यान रखनी है, अपने हिसाब से लेनी है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कैलकुलेशन करते हुए, जैसा क्वेश्चन में दिया होता है हम वही लेते रहते हैं। ठीक है, कई बार चीजें क्या होती है दिमाग में होने लायक होती हैं, पर हमने क्या करा, हमने वही ऑर्डर लिया जो उसने दे रखा है। तो ऑर्डर वो लें कैलकुलेशन के वक्त जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो भाई। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हम आज की क्लास फिनिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने आज की क्लास में पढ़ी। एक मैंने रिवीजन दिया आपको पूरे चैप्टर का। ठीक है, थ्योरी, प्रॉपर्टीज, ट्रिक्स, ये सब हमने आज की क्लास में सीखी हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था कि कॉन्सेप्ट, थ्योरी, ट्रिक्स, प्रॉपर्टीज कंप्लीट चैप्टर की हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लास अच्छी लगे तो भाई फिर से लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना अगर आपको ऐसी और क्लास भी चाहिए तो। ठीक है, कमेंट जरूर करना, क्योंकि पिछली क्लास में आपके कमेंट आए थे तो मैं इसके अंदर परसेंटेज ले आया। लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी रेशियो की वो जरूर देख लेना। रेशियो लास्ट क्लास हुई थी हमारी इसी तरीके से, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, थ्योरी, कंसेप्ट्स, ट्रिक्स, फॉर्मूलेस, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हमें पता लग जाए चैप्टर इसके अराउंड घूमता जा रहा है और हमारे दिमाग में रिटेन रहे चीजें। ठीक है, साथ के साथ मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। क्लास अच्छी लगे तो दिल खोल के लाइक करना भाई। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।